नमस्ते बच्चों। हम कक्षा 9 में पद्य भाग माखनलाल चतुर्वेदी पढ़ रहे थे। उनकी कविता कैदी और कोकिला। तो बच्चों, कल वीडियो में हमने पढ़ा था काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली। ये पद हम पढ़ रहे थे। तो यहाँ से हम इसको आगे शुरू करते हैं। तो कवि माखनलाल चतुर्वेदी हैं। हम पढ़ रहे थे कैदी और कोकिला। कैदी और कोकिला। तो रात्रि के प्रहर में कोयल है, वो कवि जो हैं वो कैद में थे। क्रांति में भाग लेने के कारण ब्रिटिश शासन सरकार ने उन्हें कैद में डाल रखा था। तो वहाँ पर उन्हें हमने पढ़ा था कि रात्रि के समय कोयल के कूकने की आवाज़ आती है। तो वो उनसे बातें कर रहे हैं कि तू किस विषय में ये कारण तू बोल रही है, क्या कारण है तेरे बोलने का, क्या तुमने क्रांति की ज्वालाएं सभी भारतीयों के मन में देख ली है। तो वो कह रहे हैं काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली। कल मैंने आपको बताया था काली शब्द यहाँ पर बार बार आ रहा है, लेकिन अर्थ प्रत्येक बार भिन्न भिन्न चीज़ों के लिए आ रहा है। तो यहाँ पर यमक अलंकार मैंने आपको कल बताया था, कौन सा अलंकार होगा, यमक अलंकार होगा। तो बच्चों, इस पद को हम यहां से शुरू करते हैं कि काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लोह श्रृंखला काली, पैरे की हुंकृति की ब्याली, इस पर है गाली ए आली। तो कवि कह रहे थे कोयल से कि हे सखी, हे कोयल, तेरा रंग भी काला है। काली तू, कि तेरा रंग भी काला है। रजनी यानी रात, तो रात भी काली ही है, क्योंकि भारत है वो अंग्रेजों के अधीन हो रहा है। तो रात वैसे भी काली ही होती है, और भारत की रातें तो वैसे काली चल रही हैं क्योंकि अंग्रेजों के हम अधीन हो रहे हैं। शासन की करनी भी काली, और जो ब्रिटिश शासन है, सरकार है, उनकी जो करतूतें हैं, करनी है, वो भी काली ही है। काली लहर कल्पना काली, और लोगों में एक काली लहर दौड़ गई है इस शासन के चलते। लोगों की कल्पनाएं हैं वो भी काली हो चुकी हैं। मेरी काल कोठरी काली, और मेरी जो काल कोठरी है उसका रंग भी काला है। टोपी काली कमली काली, टोपी कमली का मतलब बच्चों कंबल होता है। कमली का मतलब कंबल। तो कवि कह रहे हैं कि मेरी जो टोपी है उसका रंग भी काला है, और जो कंबल है, मेरी जो कंबल है उसका रंग भी क्या है, काला है। मेरी लोह श्रृंखला काली, और जो ब्रिटिश शासन ने, ब्रिटिश सरकार ने हमें कैद में डालकर हमें जो हथकड़ियां पहना रखी हैं, तो लोहे की जंजीरें पहना रखी हैं, उनका रंग भी कैसा है, काला ही है। पैरे की हुंकृति की ब्याली, हुंकृति हुंकार, और जो यहाँ पर कैद पर, जो कैद में हमारे जो पहरेदार हैं अंग्रेज सरकार के, उनकी हुंकार है वो भी एक सांपिन की भांति जहरीली है, अर्थात वो हमें काफ़ी डांट डपट देते हैं। इस पर है गाली ए आली, हे सखी, और उस पर उनके होठों पर दिन भर गालियां ही रहती हैं, और वो हमें गालियां ही बकते रहते हैं। अब आगे देखिए बच्चों, आगे कवि क्या कह रहे हैं कि इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती कोकिल बोलो तो, अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती कोकिल बोलो तो। इस काले संकट सागर पर, कि ये जो काल अंधकारपूर्ण सागर जो फैला हुआ है भारत में, पर तुम मरने के लिए क्यों आतुर हो रही हो, किसे मरने के लिए, अर्थात इस क्रांति के लिए किसमें जोश भरना चाह रही है हे कोकिल।
बोलो तो हे कोकिल, हे कोयल, तुम हमें स्पष्टतया बताओ। अपने चमकीले गीतों को क्यों कर तैराती, अपने चमकीले गीतों को तुम इस अंधेरी रात में क्यों तैरा रही हो, अर्थात किस में क्रांति के बीज बोना चाह रही हो। हे कोकिल, हे कोयल, तुम अपने इस मधुर गीतों को इस रात्रि में क्यों तैरा रही हो, इस सागर पर, अंधकारपूर्ण सागर पर अपने मधुर गीतों को क्यों तैरा रही हो। तुम किस में क्रांति के बीज बोना चाह रही हो। हे कोकिल, हमें, हे कोयल, हमें स्पष्टतया उत्तर दीजिए। अब बच्चों आगे जो कवि हैं वो कोयल और अपनी तुलना करते हुए कह रहे हैं। कोयल स्वतंत्र विचरण करने वाला एक पक्षी है, मधुर उसकी आवाज होती है, वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कहीं पर भी आ जा सकती है, कहीं पर भी घूम सकती है। और कवि हैं वो ब्रिटिश सरकार के द्वारा कैद में डाले हुए हैं, ब्रिटिश सरकार ने उन्हें कैद में डाल रखा है। तो वो क्या कह रहे हैं, तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली, तेरा नभ नभ में संसार, मेरा 10 फुट का संसार, तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही है तिस पर रणभेरी। क्या कह रहे हैं कि तुझे मिली हरियाली डाली। हे कोयल, तू तो स्वतंत्र है, तुझे तो हरी हरी डालियां मिली है, तू एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर विचरण कर सकती है, आ जा सकती है, तुझे कोई रोक टोक नहीं है। तुझे मिली हरियाली डाली कि तू तो स्वतंत्र विचरण करने वाली, तुझे हरी हरी टहनियां मिली हुई हैं, तू एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर आसानी से आ जा सकती है, कोई रोक टोक नहीं है। मुझे नसीब कोठरी काली, लेकिन मेरे नसीब में तो ये काली कोठरी है जिसमें मैं कैद हूं, जिसमें ब्रिटिश सरकार ने क्रांतिकारियों को कैद कर रखा है, तो मेरे नसीब में तो ये काली कोठरी है, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता। तेरा नभ नभ में संसार, तू तो नभ भर में संसार, तेरा नभ भर में संसार, नभ आसमान, आकाश, तू तो इस खुले आसमान में कहीं भी विचरण कर सकती है। तेरा नभ भर में संसार, तू तो इस खुले आसमान में कहीं भी आ जा सकती है। मेरा 10 फुट का संसार, और मेरा तो उस 10 संसार है वो उस 10 फुट की कालकोठरी में सीमित हो गया है, अर्थात मेरी कालकोठरी है वो 10 फुट की है। तो इस 10 फुट कालकोठरी, अंधेरी कोठरी के अंदर मेरा संसार सीमित हो गया। मैं इससे बाहर क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, उसके बारे में कोई खबर नहीं है। मैं इस कालकोठरी में बंद हूं। तेरे गीत कहावे वाह, तेरे गीत तू मधुर आवाज में जब गाती है तो तेरे मधुर गीतों की सब प्रशंसा करते हैं। तेरे गीत कहावे वाह, तेरे मधुर गीतों की हे कोयल सब प्रशंसा करते हैं। रोना भी है मुझे गुनाह, लेकिन मैं तो इस कालकोठरी में रो भी नहीं सकता, मेरे लिए तो रोना भी पाप है, क्योंकि हम देश की आजादी के लिए ब्रिटिश सरकार ने हमें कैद कर रखा है। तो ऐसे में रोकर हम कमजोर होने का संकेत नहीं दे सकते कि हम कमजोर हो चुके हैं, हम टूट चुके हैं, हम भारतीय टूट चुके हैं अंग्रेजों के इस अत्याचार के आगे। तो ऐसा अगर हम रोएं भी तो उसका उल्टा असर होता है। हमें तो हंसकर ये दिन बिताने हैं। उनकी ब्रिटिश अकड़ का खाली करता हूँ, ब्रिटिश अकड़ का कुआं, पहले पंक्ति में आया था ना कि हमें तो हंसकर उनकी यातनाओं का सामना करके, उनका जो अहंकार है, उनकी में जो अहम की भावना है, उनमें जो घमंड है, हमें तो उनको चूर चूर करना है। तो मैं तो रो भी नहीं सकता यहाँ पर। देख विषमता तेरी मेरी, अब तुम तेरे और मेरे बीच की विषमता को देख, अंतर को देख कि तू खुले आसमान में जहां चाहे जा सकती है। तेरे तो आसमान, तुझे तो हरे हरे पेड़ मिले तो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जा सकती है। तेरा तो पूरे आसमान में, खुले आसमान में संचार हो सकता है, तो किधर भी जा सकती है। तेरे गीतों की लोग प्रशंसा करते हैं, लेकिन मैं तो इस कालकोठरी में बंद हूं। मेरा संसार तो इस 10 फुट की कालकोठरी के भीतर सीमित हो जाता है। मैं तो यहां पर रो भी नहीं सकता, इसलिए तेरे और मेरे बीच में अंतर देख। बजा रही थी इस पर रणभेरी, और हे कोयल, हे सखी, तो इस पर भी अब रणभेरी यानी युद्ध का नगाड़ा क्यों बजा रही हो। मैं तो कुछ कर भी नहीं सकता, मुझे तो पता भी नहीं बाहर हो क्या रहा है। रणभेरी, युद्ध का नगाड़ा, युद्ध का नगाड़ा, और हम दोनों के बीच
इतना अंतर है, इतनी विषमता है, उसके बावजूद भी तू अपने गीत से युद्ध का नगाड़ा बजा रही है, क्रांति का जोश भर रही है। मैं तो यहाँ पर कुछ कर ही नहीं सकता। तो बच्चों, यहाँ पर कवि क्या कहना चाह रहे हैं, अपनी और कोयल की यहाँ पर उन्होंने तुलना की है कि तू कहीं पर भी स्वतंत्र विचरण कर सकती है। तुझे एक बार मैं इन पंक्तियों का अर्थ पुनः बता देता हूँ। तुझे मिली हरियाली लाली है कोयल, तुझमें और मुझ में बहुत अंतर है। तुझे बैठने के लिए हरे हरे पेड़ मिले, हरी हरी डालियाँ मिली हैं, जिन पर तुम एक से दूसरे पेड़ पर आसानी से जा सकती है। मुझे नसीब कोठरी काली, मेरे नसीब में तो एक काली कोठरी लिखी है जिसके अंदर मैं कैद हूँ। तेरा नभ भर में संसार, तू खुले आसमान में कहीं भी आ जा सकती है। मेरा तो 10 फुट के इस काली कोठरी की 10 फुट की इस काली कोठरी में मेरा संसार सीमित होकर रह गया है। तेरे गीत कहावे वाह, तेरे जो गीत हैं वो लोगों से प्रशंसा पाते हैं। लोग तेरे गीत सुनकर, मधुर गीत सुनकर तेरी प्रशंसा करते हैं। रोना भी है मुझे गुनाह, लेकिन मैं तो इन यातनाओं के आगे यहाँ पर रो भी नहीं सकता, क्योंकि हमारे रोने से अंग्रेज ये समझेंगे, ब्रिटिश सरकार ये समझेगी कि हम कमज़ोर पड़ चुके हैं, जिसका असर जो क्रांति कर रहे हैं लोग उन पर पड़ेगा। देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। हे कोयल, तेरे और मेरे की अंतर को देख, और तो उसके बावजूद भी युद्ध का नगाड़ा बजा रही है, युद्ध का शंखनाद कर रही है। हम दोनों में बहुत अंतर है। अब आगे की पंक्तियां देखिए। इस हुंकृति पर अपनी कृति से, इस हुंकृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं। कोकिल बोलो तो मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं। कोकिल बोलो तो, इस हुंकृति पर, हे कोयल, तेरी इस मधुर हुंकार पर, तू जो अपनी मधुर गीत से जो हुंकार भरना चाहती है, जो क्रांति के बीज बोना चाह रही है, जो हर भारतीय को तू ब्रिटिश सरकार के प्रति क्रांति करने का जो आदेश दे रही है अपने गीतों से, तो तेरे इस हुंकार पर अपनी कृति, कृति का मतलब होता है रचना, कृति का मतलब रचना, कृति का मतलब क्या है, रचना। तो अपनी इस कृति से और कहो क्या कर दूं, कि हे कोयल, अपनी इस रचना से अब और बताओ मैं क्या कर दूं। कि मैंने तो यहाँ पर बहुत कुछ कह दिया इस पंक्ति में, लोगों के अंदर जोश भरने की ये कविता लिख दी। अर्थात कवि माखनलाल चतुर्वेदी की जो ये कविता है बच्चों, वो क्या है, स्वतंत्रता संग्राम में वो कैद में उन्होंने लिखी, जेल में वो गए, इसलिए गए क्योंकि वो क्रांति में सक्रिय रूप से भाग ले रहे थे, अंग्रेजों को यहां से निकाल कर फेंकने के लिए। और अपने काव्य से उन्होंने, हमने पढ़ा था कि अनेक पत्रिकाओं का संपादन किया था, प्रभा केसरी जैसी पत्रिकाओं का संपादन किया था। उसमें उनके लेख छपते थे जो आजादी की भावना लोगों के मन में जगाते थे। एकदम प्रखर लेख पत्रकार थे, और अपनी इस रचना से भी लोगों के मन में क्रांति की ज्वाला को बढ़ाना चाहते थे। तो वो कोयल से कह रहे हैं कि तेरी इस हुंकार पर, हे कोयल, मैं अपनी रचना से और कहो क्या कर दूं, और कितना लोगों को जागृत कर दूं। कोकिल बोलो तो, हे कोयल बोलो तो, मोहन के व्रत पर, मोहन, यहां पर मोहन आया, मोहनदास करमचंद गांधी के लिए, मोहनदास करमचंद गांधी के लिए, अर्थात गांधी जी के लिए ये मोहन शब्द आया। किसके लिए आया है, गांधी जी के लिए। तो मोहन शब्द, मोहन का जो शब्द है, इसका अर्थ यहां पर इन पंक्तियों में क्या है, गांधी जी, यानी मोहनदास करमचंद गांधी। मोहन के व्रत पर, जो गांधी जी ने जो व्रत ले रखा है, जो प्रण ले रखा है अंग्रेजों को यहां से निकालने का, प्रणों, उस व्रत को पूरा करने के लिए, उस प्रण को पूरा करने के लिए प्राणों का आसव किस में भर दूं। अब मैं किस में प्राणों का और जादू भर दूं। कोकिल बोलो तो, हे कोयल, तुम हमें बोल कर बताओ। तो इन पंक्तियों में कविता का सार आ रहा है। कवि है जिन्होंने ये रचना क्यों लिखी, जेल में रहकर कोयल से बात करते हुए। इसमें मुख्य संदेश बच्चों ये है कि वो लोगों के मन में क्रांति का बीज बोना चाहते थे,
ताकि उनकी कविता को पढ़कर लोग आज़ादी के प्रति सजग हों, उनमें जोश और अधिक बढ़ जाए। फिर उन्होंने ये भी बताया है कि आज़ादी है वो आसानी से नहीं मिली है। अनेक क्रांतिकारियों को बहुत सारी यातनाओं का सामना करना पड़ा, अनेक क्रांतिकारी मारे भी गए थे और उन्हें जेल में ब्रिटिश सरकार द्वारा बहुत सारी यातनाएं दी जाती थी। उन यातनाओं का वर्णन भी किया है और लोगों के मन में जोश भरने के लिए उन्होंने कविता लिखी। तो इस पंक्तियों में, अंतिम पंक्तियों में कवि क्या कह रहे हैं कि इस हुंकरती पर अपनी करती से और कहो क्या कर दूं कि हे कोयल, तुम्हारी इस हुंकार से मधुर आवाज में तुम जो हुंकार भर रही हो, लोगों में क्रांति का बीज बोना चाह रही हो, तो तुम्हारी इस हुंकार पे अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं कि मैं अपनी रचना से, तुम बताओ हे कोयल, मैं और क्या कर दूं और क्या क्या सुना दूं। मोहन के व्रत पर जो गांधी जी ने अंग्रेजों को निकालने का जो प्रण ले रखा है, व्रत कर रखा है, तो उसको पूरा करने के लिए मैं अपने प्राणों का आसव किसमें, प्राणों का आसव किसमें, अपने जो प्राण हैं वो आसव मैं किस किस में भर दूं, और हे कोयल तुम हमें स्पष्टतया बताओ। अब बच्चों, प्रश्न उत्तर हैं वो आप देखिए। कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी कि जब सारा संसार सो रहा है तो आधी रात में क्यों बोल रही है। वो क्या आज़ादी का, उन्होंने बाहर क्रांति की लपटें देख ली हैं कि लोगों के मन में क्रांति जाग चुकी है। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा कि क्या कवि ने, कोयल ने बाहर क्रांति की ज्वालाएं देख ली हैं, या फिर वो जो कैदियों को, जो क्रांतिकारियों को जेल में ब्रिटिश शासन के द्वारा, ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो यातनाएं दी जा रही थी, उसका दुख देखा नहीं जा रहा, इसलिए वह रात्रि के समय उनके गाहों पर मलहम लगाने का काम कर रही है। कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी कि रात्रि के समय सारा संसार सो रहा है तो वो इस अंधेरी रात में क्यों बोल रही है। फिर दूसरा है, कवि ने कोकिल के बोलने के किन कारणों की संभावना व्यक्त की। तो कारण कौन कौन से थे। एक तो ये पहला कारण कि जो क्रांतिकारी जो कैद में थे, उनको जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा अनेक यातनाएं दी जा रही थी, तो उनसे वो दुखी थी। या फिर उन्होंने बाहर लोगों के मन में क्रांति का आक्रोश देख लिया था, क्रांति की लहर को उठते हुए देख लिया था, तो वो शायद उन्हें संदेश देना चाह रही हो। फिर था किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई और क्यों। किस शासन की तुलना तम के प्रभाव, तो ब्रिटिश शासन की तुलना है वो तम के प्रभाव से की गई है, अर्थात अंधकार के से की गई है। तम का मतलब होता है बच्चों अंधकार, तो ब्रिटिश शासन की तुलना है वो तम के प्रभाव से की गई है। क्यों की गई है, क्योंकि ब्रिटिश शासन है उसमें न्याय और अन्याय में कोई अंतर नहीं था। कविता के आधार पर पराधीन भारत की जेलों में दी जाने वाली यंत्रणाओं का वर्णन कीजिए। तो एक जगह आया था कवि, उनसे वहां से पत्थर तुड़ाए जाते थे, तरस से कुएं से पानी निकलवाया जाता था, जो बैल वगैरह जो पशु होते हैं उनसे हल चलाते वक्त, गाड़ी चलाते वक्त जो लकड़ी उनके कंधे पर रखी जाती थी वो उनके पेट पर डालकर उनसे पानी खिंचवाया जाता था। तो कठोर यंत्रणाएं वो दी जाती थी। फिर है बच्चों भाव स्पष्ट कीजिए। मर्दुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो तो, कि कोयल है वो मधुर आवाज में गाती है, वो एक सुंदर वातावरण की रखवाली करने वाली सी है। तो हे कोयल तुम्हारे खजाने से क्या लूट गया। कवि उनसे आज से व्यक्त करता है, कवि एक संभावना व्यक्त करता है कि हे कोयल तुम मर्दुल वैभव की रखवाली करने वाली सी हो, तुम्हारे खजाने से क्या लूट गया है कि तुम अर्धरात्रि को इस प्रकार चीख रही हो। अर्धरात्रि को जब पूरा संसार सो रहा है तो उस समय तू चीख रही है
तो उसका कारण क्या है? मुंह मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, दूसरा है खाली करता हूं बेटी सकड़ का कुआं। ब्रिटिश सरकार जो क्रांतिकारियों को कैद में डाल रखा था, तो उनके पेट पर लकड़ी लगाकर तरस से कुएं से पानी उनसे निकलवाया जाता था। तो कवि कह रहा है कि ये कार्य हम हंसते हंसते करते हैं, जिससे ब्रिटिश शासन है उनमें जो घमंड है, अहंकार है, तो उनके अहंकार रूपी कुआं है उसको मैं खाली कर रहा हूं। अर्धरात्रि में कोयल की चीख से कवि को क्या संदेश मिला? उन्हें चीख से संदेश मिला कि क्या तुमने, जब सारा संसार सो रहा है तो तू अर्धरात्रि को बोल रही है, क्या तुमने क्रांति की ज्वालाएं देख ली हैं या फिर तुझे हमारी यातनाएं सहन नहीं हो रही हैं? कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है? अभी जो पीछे हमने पंक्तियां पढ़ी थी कि कोयल जो है वो हरे भरे वृक्षों पर कहीं भी आ जा सकती है, लेकिन कवि है वो कालकोठरी में अंग्रेज सरकार की कैद में बंद था। कोयल है वो खुले आसमान में कहीं पर भी विचरण कर सकती है, लेकिन कवि का संसार सिर्फ उस 10 फुट की कालकोठरी में था। कोयल जब गाती है तो उसकी आवाज़ को सुनकर लोग उसकी प्रशंसा करते हैं, लेकिन कवि एक क्रांतिकारी होने के कारण, अपने देश के लिए क्रांति को आगे बढ़ाने के कारण वो कैद में गए थे, जेल में गए थे, तो वहाँ पर वो रो भी नहीं सकते, तो ये इसलिए वो उनसे ईर्ष्या कर रहे थे। कवि के स्मृति पटल पर कोयल के गीतों की कौन सी मधुर स्मृतियाँ अंकित हैं जिन्हें अब वह नष्ट करने पर तुली है? कोयल है उसकी आवाज़ बड़ी सुंदर होती है, मधुर होती है, लोग उसकी प्रशंसा करते हैं। अन्य पक्षी भी अच्छी आवाज़ में बोलते रहते हैं, लेकिन कोयल की आवाज़ सबसे अलग होती है। वो पेड़ों में छिपकर बोलती है, उसकी आवाज़ बड़ी मधुर होती है। तो वो मधुर स्मृतियाँ कवि के स्मृति पटल में थी, यादाश्त में थी, तो वो आधी रात को चीख रही है, बोल रही है। इसलिए कवि कह रहे हैं कि तू उस मधुरता को क्यों नष्ट कर रही है। फिर है हथकड़ियों को कवि ने गहना क्यों कहा गया है? हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है? क्योंकि कवि एक क्रांतिकारी थे और क्रांतिकारी होने के कारण उन्हें जेल में जाना पड़ा। तो क्रांतिकारियों के लिए हथकड़ियाँ जो होती हैं वो चोर बदमाशों के लिए होती हैं। तो कवि कोई चोर बदमाश लुटेरे नहीं थे, वो देश की क्रांति में भाग लेने के कारण जेल में गए थे, और उनके लिए, क्रांतिकारियों के लिए वो एक शोभा थी, उनकी गहने थे, वो हथकड़ियाँ हैं, वो उनकी शोभा बढ़ाते हैं, क्योंकि उनको देखकर अनेक भारत के नागरिक हैं, वो अन्य नागरिक हैं, वो भी क्रांति में भाग लेने को तत्पर हो जाते हैं। काली तू ए आली, इन पंक्ति में काली शब्द की आवर्ती से उत्पन्न चमत्कार का विवेचन कीजिए। काली तू, यहाँ पर यमक अलंकार का प्रयोग किया गया है। यमक अलंकार बच्चों वहाँ पर होता है जहाँ पर एक ही शब्द 2 बार आए लेकिन अर्थ प्रत्येक बार भिन्न हो। तो यहाँ काली शब्द है वो कई अर्थों में आया है। ब्रिटिश शासन को यहाँ पर काला कहा गया, रात को काली कही गई है, कोयल को काला कहा गया है। फिर कवि की या क्रांतिकारी कवि जो हैं उनकी जो टोपी का रंग है वो काला बताया गया है, कंबल का रंग भी काला बताया गया है, हथकड़ियों का रंग भी काला बताया गया है। तो इस प्रकार यहाँ पर काला शब्द है वो बार बार आ रहा है, लेकिन उसका अर्थ प्रत्येक बार क्या है? भिन्न है। तो ये था बच्चों आपका चैप्टर जो ख़त्म होता है। अगले वीडियो में हम अगला चैप्टर देखेंगे। तब तक के लिए